प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि विशाखा दत्त द्वारा प्रणीत मुद्रा राक्षसम नाटक का अध्ययन करेंगे। मुद्रा राक्षस नाटक की कथा वस्तु प्रथम अंक की मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इस अंक में सर्वात्मना चाणक्य की राजनीति पर प्रकाश डाला गया है, जिससे ये पता चल जाता है कि मलयकेतु के मंत्री राक्षस को वश में करने के लिए चाणक्य क्या क्या उपाय करता है। इस अंक की कथा वस्तु को हम मोटे तौर पर 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसको 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है नांदी पाठ। इस अंक के प्रथम जो 2 श्लोक हैं, जिनमें क्रमशः है शिव पार्वती का संवाद और भगवान विष्णु जी की स्तुति का निर्देश है, और वही इस नाटक की नाटकीय कथा वस्तु पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे ये पता चलता है कि चाणक्य की नीति कुटिल नीति है और राक्षस को वश में करने के लिए उसको अपनी इस नीति का बड़ी कठिनाई से प्रयोग करना पड़ रहा है। दूसरे रूप में हम इसकी प्रस्तावना को ले सकते हैं। प्रस्तावना में ये बताया गया है और उससे ये निम्न सूचनाएं मिलती है। उसमें पहली तो ये है कि सामंत बटेश्वर दत्त के पुत्र एवं महाराज भास्कर दत्त के पुत्र कवि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक का आज अभिनय होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सूत्रधार की पत्नी चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में एक महाप्रीति भोज का आयोजन करती है और सूत्रधार उसे समझाता है कि चंद्र ग्रहण किसी भी स्थिति में आज नहीं हो सकता। क्योंकि वो उसको कहता है कि क्रूर ग्रह स केतु चंद्र मसम पूर्णमंडलम इदानीम अभिभवतुम इच्छति बलात्। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो उसको समझाने के लिए आधा ही इस तरह का श्लोक बोल पाता है कि नाटक का जो नायक है चाणक्य, वो चंद्रगुप्त के नाम के सादृश्य के कारण उसे झूठा समझ करके आकाश ऐसमयी, अर्थात ये कौन है जो मेरे रहते हुए, ऐसा कह करके मंच पर आ जाता है। और उसके बाद सूत्रधार के द्वारा चाणक्य का स्वागत सुनाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने जो 8 भागों में इसे बांटा है, उसमें से तीसरा चाणक्य का स्वागत है। वैसे तो स्वागतम नाटक की गतिशीलता में बाधक होता है, किंतु चाणक्य की अपनी विशेषता है कि वह अपनी राजनीतिक योजना में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से किसी तरह का कोई परामर्श ही नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में उसकी कूटनीति पर प्रकाश कैसे पड़े, जिससे वह दर्शकों और पाठकों के सामने आ जाए। शायद यही सोचकर कवि ने इस स्वगत भाषण का सहारा लिया है, जिसका सार यह है कि राक्षस पर्वतक पुत्र मलयकेतु के साथ मिलकर के उसके द्वारा एकत्र की गई मलेच्छ सेना को साथ लेकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
और दूसरा तपोवन में तपस्या के लिए गए हुए सर्वार्थ सिद्धि को चाणक्य ने मरवा दिया है। और तीसरा, चाणक्य ने ये अफवाह फैला दी है कि राक्षस ने विष कन्या द्वारा प्रवर्तक को मरवा दिया है। और चौथा, भागुरायण ने मलय केतु को यह कहकर के भगा दिया है कि उसके पिता को चाणक्य ने मरवाया है। पांचवा, अपने और शत्रु पक्ष के लोगों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। और अंतिम, चाणक्य का सहपाठी और उसका खास मित्र इंदु शर्मा क्षपणक जीव सिद्धि के रूप में राक्षस का परम विश्वसनीय मित्र बन जाता है। इसी तरह चौथे भाग में हम ये देख सकते हैं कि चाणक्य और गुप्तचर निपुणक, उन दोनों को दिखाया जाता है हाथ में यमपट को लेकर के गली गली में घूमने वाले गुप्तचर निपुणक ने आकर के चाणक्य को सूचना दी है कि राक्षस की प्रेरणा से प्रवर्तक को मारने के लिए विषकन्या का प्रयोग करने वाला क्षपणक जीव सिद्धि है, और राक्षस के परिवार को अपने घर में छिपाकर रखने वाला शकटदास, और तीसरा पुष्पपुर निवासी मणिकार श्रेष्ठी चंदनदास, ये तीनों ही राक्षस के परम मित्र हैं और चंद्रगुप्त के विरोधी हैं। इसके अलावा राक्षस के नाम की एक मुद्रा भी उसे देता है, जिसको उसने चंदनदास के घर से प्राप्त किया है, और ये वही मुद्रा है जिसके आधार पर विशाखा दत्त ने इस नाटक का नाम मुद्रा राक्षसम रखा है। और इसी मुद्रा का प्रयोग मलय केतु से राक्षस को अलग करने के लिए चाणक्य ने भी किया है। इसके अलावा चाणक्य द्वारा शकटदास से लिखवा गया पत्र भी है। और पांचवें इस भाग में चाणक्य ने एक पत्र खुद लिखा है, और क्योंकि उसकी राइटिंग अर्थात लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपने लिखे हुए पत्र की प्रतिलिपि सिद्धार्थक के माध्यम से शकटदास से करवाई है, और इसको राक्षस की उसी मुद्रा से वो मुद्रित करवा देता है। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, ये सब आगे आकर के 5वें अंक में स्पष्ट होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि चाणक्य ने सिद्धार्थक को 3 निर्देश दिए हैं कि वो वध स्थान पर जाए और वहाँ क्रोध में जल्लादों को अपनी आँख से इशारा करे, यानी उसको वध स्थान पर जाना है और वहाँ क्रोध में जल्लादों को अपनी आँख से इशारा करना। दूसरा, आँख का इशारा पा करके जब वो भाग जाए तब शकटदास को वहाँ से भगा करके राक्षस के पास ले जाना। और तीसरा, राक्षस से शकटदास के प्राणों की रक्षा करने के बदले में इनाम प्राप्त करना और कुछ समय तक उसी की सेवा करना। इसके अलावा उसके कान में वो कुछ और भी कहता है, जिसका कि खुलासा आगे चल कर के 5वें अंक में ही होगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त पर्वतेश्वर का श्राद्ध करना चाहता है, और इसमें वो है पर्वतेश्वर के आभूषणों को किन्हीं योग्य ब्राह्मणों को दान करना चाहता है। और चाणक्य ने इसके लिए विश्वावसु आदि 3 भाइयों को नियुक्त किया है, ताकि वो ब्राह्मण के रूप में वहाँ जाए और उन आभूषणों को प्राप्त करे, क्योंकि इन आभूषणों का प्रयोग आगे जाकर के 5वें अंक में किया जाएगा। और छठा, इसमें चाणक्य के 2 आदेश भी हैं कि क्षपणक जीव सिद्धि पर ये दोष लगा करके उसे नगर से बहिष्कृत कर दो कि इसने राक्षस की प्रेरणा से विषकन्या के द्वारा प्रवर्तक को मारा है।
और दूसरा ये कि सकटदास पर यह अभियोग लगा करके, ये केस लगा करके कि वह नित्य प्रति हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता रहता है, इसलिए उसे फांसी दे दो और उसके परिवार को कैद कर लो। फिर सातवां चाणक्य और चंदन दास के रूप में सामने आता है कि चाणक्य चंदन दास को बुलाता है और उस पर आरोप लगाता है कि तुमने राक्षस के परिवार को अपने घर में छिपा करके रखा है, इसलिए उसे तुम हमारे सुपुर्द कर दो। चंदन दास इस बात को सुनकर के चाणक्य से साफ साफ कह देता है कि पहली बात तो यह है कि राक्षस का परिवार मेरे घर में नहीं है, इसलिए देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब मेरे घर में है ही नहीं तो दूंगा कहाँ से? और हाँ, यदि होता भी तो भी मैं आपके सुपुर्द नहीं करता, क्योंकि वो उसका अच्छा मित्र था और ऐसी स्थिति में वो अपने दोस्त के परिवार को उसे सुपुर्द कैसे कर सकता था। इसलिए उसने कहा कि हाँ, यदि होता तो भी मैं आपके सुपुर्द नहीं करता। वो इस तरह से वार्तालाप करते हैं कि इसी समय नेपथ्य से कोलाहल की दो सूचनाएं मिलती है। पहली ये कि क्षपणक जीव सिद्धि को देश निकाला दिया जा रहा है, और दूसरा ये कि सकटदास को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। चाणक्य चंदन दास को समझाने के साथ साथ ये चेतावनी भी देता है कि हे सेठ चंदन दास, राजा विरोधियों के प्रति बहुत कठोर है और वो किसी भी प्रकार से इस बात को सहन नहीं करेंगे कि तुमने राक्षस के परिवार को अपने घर में छिपाया है। इसलिए मेरी बात मानो और राक्षस के परिवार को हमारे सुपुर्द कर दो और तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। जब इतने पर भी चंदनदास तैयार नहीं होता तो चाणक्य क्रोध में आकर के अपने शिष्य सारंगराव को बुलाता है और उस शिष्य से कहता है कि जाओ और विजय पालक से कहो कि इसकी सारी संपत्ति को जब्त करके परिवार सहित इसको कैद में डाल दे और महाराज स्वयं आकर के इसे मृत्युदंड देंगे। और अंत में उपसंहार के रूप में इस नाटक की समाप्ति होती है प्रथम अंक की। तो प्रथम अंक के नाटक की समाप्ति जब होती है तो अंक की समाप्ति में शिष्य सारंगराव ये सूचना देता है कि बद्यशाला से सकटदास को लेकर के सिद्धार्थक, भागुरायण, भद्रभट्ट, पुरुषदत्त, डिंगराद, बलगुप्त, राजसेन, रोहिताक्ष और विजय वर्मा, ये सारे के सारे लोग वहाँ से भाग गए। जब ये सूचना चाणक्य को मिलती है तो चाणक्य ये सूचना पाकर के बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि इन सब का वहाँ से भागना चाणक्य की योजना का ही एक अंग है। और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि चाणक्य की राजनीति का जो बीज प्रथम अंक में बोया गया है वह पंचम अंक में फलोन्मुख होता है, अर्थात उसमें फलोत्पन्न होता है। और इस तरह से चाणक्य की कूटनीति पर प्रकाश डालने वाला ये पहला अंक समाप्त होता है। तो पहले अंक की ये कथावस्तु पूर्ण रूप से हमें इस बात का संकेत देती है कि पहले अंक में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। और इस तरह से प्रस्तावना के रूप में ये पहला अंक, जो मुद्रा प्राप्ति के नाम से भी जाना जाता है, वो अंक है। तो हम अगले व्याख्यान में
प्रथम अंक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।